साल 1998। मॉनसून का मौसम। मुंबई से सिडनी जा रही फ्लाइट SK 407 बिल्कुल सामान्य उड़ान पर थी। विमान में 134 लोग सवार थे। परिवार, छात्र, बिजनेस ट्रैवलर्स और कुछ बुजुर्ग। सबकी अपनी अपनी मंजिल, अपने सपने, अपने प्लान। लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। रात के 2:17 पर अचानक विमान में तेज झटका लगा। कॉकपिट में अलार्म बजने लगे और कैप्टन की आवाज सुनाई दी, मेडे, इंजन फेलियर। यात्री चीखने लगे। हवा में एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे मौत सिर पर खड़ी हो। कैप्टन ने जैसे तैसे विमान को संभालने की कोशिश की। समुद्र के ऊपर एक छोटा सा अजीब सा टापू, काले पत्थरों से भरा, घना जंगल और चारों तरफ तेज लहरें। उसी तरफ एयरक्राफ्ट झुकने लगा। कुछ ही मिनटों में एक भयानक धमाके के साथ विमान समुद्र की सतह से टकराया और किनारे पर पहुंचते पहुंचते बुरी तरह टूट गया। हर तरफ धुआं, चिल्लाहटे, टूटे पंख, टूटी जिंदगियां। 134 लोगों में से सिर्फ 108 लोग जिंदा बचे। बाकी लोग या तो हादसे में मारे गए या लहरों में बह गए। जब सूरज उगा तो सबकी आंखों में सिर्फ एक ही सवाल था, हम कहाँ हैं? ना मोबाइल नेटवर्क, ना रेडियो, ना खाने का कोई ठोस इंतजाम। टापू पूरी तरह सुनसान था। समुद्र में इतने अंदर कि कोई भी हवाई जहाज या जहाज वहां कभी आता ही नहीं था। लोगों ने विमान के बचे कुचे हिस्सों को इकट्ठा किया। कुछ खाने की चीजें मिलीं, सूखे फल, ब्रेड, पानी की कुछ बोतलें। बस इतना ही। पर 108 लोगों के लिए यह कुछ भी नहीं था। पहले ही दिन घायल लोग दर्द से कराह रहे थे, बच्चे रो रहे थे और मौसम, तेज बारिश, जंगल में जानवरों की आवाजें। रात होते ही तापमान गिर गया। चारों तरफ अंधेरा, घना, डराने वाला, मौत का अंधेरा। सबको समझ आ गया, अब जिंदगी का हर दिन एक युद्ध है। 10 दिन तक किसी ने मदद के लिए सिग्नल फायर जलाए, किनारे पर SOS लिखा, धुआं उठाया, लेकिन आसमान खाली था, जैसे दुनिया ने उन्हें भुला दिया हो। खाने का सामान लगभग खत्म हो चुका था। अब जंगल में मिलने वाले फल ही सहारा थे, वो भी इतने कड़वे कि कई लोगों को उल्टियां होने लगीं। लेकिन मजबूरी इंसान से क्या क्या नहीं करवा देती। एक इंजीनियर, रोहित, आगे आया। उसके साथ एक डॉक्टर, अमाया, और एक रिटायर्ड फॉरेस्ट ऑफिसर, जगन्नाथ। इन्होंने टीम बनाकर सबसे पहले ठहरने के लिए शेल्टर बनाए, बांस, लकड़ी और विमान के टूटे पंखों से। डॉक्टर अमाया घायलों का इलाज करती, जगन्नाथ जंगल से खाने पीने की चीजें ढूंढते, रोहित पानी को साफ करने का तरीका खोजता। धीरे धीरे 108 लोगों की यह भीड़ एक समुदाय बन गई। 1 महीने बाद कैंप में पहली मौत हुई, एक बुजुर्ग महिला की। खाने की कमी, कमजोरी और इलाज की कमी। सबके दिल टूट गए। कई लोगों ने उम्मीद छोड़ दी। लेकिन तभी जगन्नाथ ने कहा, अगर हमें जिंदा रहना है तो हमें इस टापू को हराना होगा। ये बात सबके दिल में उतर गई। लोगों ने खेती शुरू की, जंगल से लाई मिट्टी, समुद्र से लाई मछलियां और वर्षा का पानी जमा करने की व्यवस्था। शिकार सीखा, टापू का नक्शा बनाया। कुछ ने लकड़ी काटकर नाव बनाने की कोशिश भी की, लेकिन तेज लहरों से वो हमेशा टूट जाती। फिर भी सब जी रहे थे, लड़ रहे थे और हर दिन सीख रहे थे। 108 बचे थे। अब संख्या घटकर 76 रह गई थी। कई लोग बीमारियों से, कई दुर्घटनाओं से, कई मानसिक तनाव से खत्म हो गए। कुछ लोग नेता रोहित और डॉक्टर अमाया के खिलाफ हो गए, कहने लगे कि वो हमें गलत दिशा में ले जा रहे हैं। टापू पर 2 समूह बन गए। लोगों में संघर्ष शुरू हो गया। एक सुनसान टापू, एक छोटा सा इंसानी समाज, और अब उसमें भी राजनीति। कहानी और भयावह होती जा रही थी। एक सुबह शोर मचा। एक लड़के को दूर से समुद्र में चमकती चीज दिखाई दी। वो कोई जहाज तो नहीं था, लेकिन एक टूटे हुए मालवाहक जहाज का हिस्सा था, जिससे धातु और रस्सियां मिल सकती थीं। ये किसी खजाने से कम नहीं था। लोगों ने मिलकर उससे बड़ी नाव बनाई। अब पहली बार लगा, मुक्ति संभव है। 9 साल पूरे हो चुके थे। अब सिर्फ 48 लोग बचे थे, लेकिन उम्मीद अभी भी जिंदा थी। एक सुबह रोहित और 6 लोगों ने तैयार की हुई नाव समुद्र में उतारी। तेज लहरें, तूफानी हवाएं, सबका दिल धड़क रहा था। जो लोग किनारे खड़े थे, उनकी आंखों में आंसू थे, डर के और उम्मीद के भी। 48 घंटे बाद क्षितिज पर एक हल्का सा धुआं दिखा। एक बड़ा कार्गो शिप। नाव वालों ने आखिरी बार पूरी ताकत से धुआं उठाया और चमत्कार हुआ। कार्गो शिप ने उन्हें देख लिया, उन्हें बचाया गया। और जब उन्होंने टापू पर 48 लोगों के बारे में बताया, तो रेस्क्यू टीम तुरंत भेजी गई। 9 साल तक 134 लोगों में से सिर्फ 48 लोग जिंदा बचे। उनकी कहानियां, उनके जख्म, उनकी वीरता और उनकी तकलीफें सारे देश में फैल गईं। कुछ बच्चे अनाथ हो गए, कुछ माता पिता अपने बच्चों को खो बैठे, लेकिन उन्होंने इंसानी हिम्मत का सबसे बड़ा उदाहरण पेश किया। आज भी जब वो टापू देखा जाता है, तो लोग उसे आंसुओं का टापू कहते हैं, जहां हर पत्थर, हर पेड़, हर हवा का झोंका उन 9 सालों की दास्तान सुनाता है। अगर आपको यह वीडियो दिल को छू गई हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें।
और ऐसी और कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई कहानी।